इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके, घुसपैठियों को बचाने की जो रैली है वही कांग्रेस पार्टी आज उनको चुनाव आयोग की जरूरत है। चुनाव आयोग के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। चांद पे थूका अपने सर पर, यानी कोई चांद पे थूकने का प्रयास करता है तो वो उसी की चांद पर आकर गिरता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। और आज बात वोट चोरी के आरोपों पर एक बार फिर से संग्राम छिड़ा है। दरअसल सियासी घमासान तब बढ़ा जब दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस ने विशाल रैली की, जहां पर राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत देश भर से आए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इसी दरमियान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग अब काम कर रहा है, लोगों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा देरी नहीं की। बीजेपी ने कांग्रेस की इस रैली को घुसपैठिया बचाओ रैली बता दिया। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की रैली पर विवाद तब हो गया जब रामलीला मैदान की इस मेगा रैली में, कांग्रेस की रैली में शामिल होने आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कब्र खोदने वाली नारेबाजी की। जी हां, और इसी पर बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठा दिए और दो टूक ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान का जवाब तो जनता ही देगी। हालांकि इन सबके बीच अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कब्र खोदने वाला नारा कांग्रेस पर ही भारी पड़ जाएगा? और सवाल ये भी कि दिल्ली में कांग्रेस की महारैली का देश पे क्या असर होगा? आज करेंगे इसी मुद्दे पर बात और चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। चोरी चोरी होती है, चाहे वो वोट की हो या पैसे। मोदी तेरी कमर खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। मोदी तेरी कमर खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ देश भर से दिल्ली में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल दिया। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों ने दिल्ली के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर। ठंड के मौसम में दिल्ली के सियासी गलियारे की तपिश तब बढ़ गई जब चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाकर देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अगुवाई में रामलीला मैदान में जुटे। इस दौरान कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है। कांग्रेस समर्थकों के वोट योजनाबद्ध तरीके से काटे जा रहे हैं। एसआईआर के जरिए साजिश के तहत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त लोकतंत्र को नष्ट करने वालों और वोट चोरों को बचा रहे हैं। चुनाव आयोग वोट चोरी के सबूतों को छिपा रहा है। चुनाव आयोग फर्जी वोटिंग रोकने का प्रयास नहीं कर। इन आरोपों के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे
उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। देश अगर बचाना है, तुम अपने वोटों को बचाना है, अपने वोटों को अगर सुरक्षित रखना है, अपने हकूक को मजबूत करना है, इस संविधान को अगर बचाना है, तो आप काम कर सकते हो अपने लिए। हमारे काम को, हमारे विचारों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आज इनको चुनाव आयोग की जरूरत है। चुनाव आयोग के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। और याद रखिए, चुनाव आयोग के जो मुख्य जो 3 अधिकारी हैं, उनके नाम आप याद रखिए, कभी मत भूलिए इनके नाम, क्योंकि ये आज हम लोकतंत्र पर वार कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी, एसआईआर को वोट चोरी का हथकंडा बताया। दिल्ली के रामलीला मैदान से मुख्य चुनाव आयुक्त की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर गहरा विवाद हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कब्र खोदने वाली नारेबाजी की तो बीजेपी बिफर पड़ी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज देगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल। बीजेपी ने दो टूक कहा कि कांग्रेस का मंच अराजकता का मंच बनता जा रहा है। आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। एक बार फिर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदने जैसे शब्दों के नारे लगाते हुए वीडियो उपलब्ध हुए हैं। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनीतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। कांग्रेस की महारैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कब्र खोदने वाली नारेबाजी पर सियासी घमासान बढ़ा। बीजेपी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। इसी दौरान कांग्रेस की रैली पर विवाद का साया तब और गहराया जब कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में बैनर लेकर आए। ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसमें लिखा गया कि जनता की अदालत का सबसे बड़ा गुनहगार कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग बना है मोदी आयोग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस पोस्टर ने भी बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमले का मौका दे दिया। पर गाली पड़ेंगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। पूरे देश की जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन का हाल क्या हो रहा है। इसलिए हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और जितना वो गाली पढ़ेंगे जनता उतना ही गुस्सा करेगी, उतना जवाब देगी। दिल्ली में कांग्रेस की रैली का मुद्दा तो वोट चोरी का था। एसआईआर के विरोध में रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हुई नारेबाजी और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लगे पोस्टर पर विवाद गहरा गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी के खिलाफ कब्र खुदने वाली नारेबाजी कर कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया? क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुद्दों को भटका दिया? और सवाल ये भी कि दिल्ली में कांग्रेस की महारैली का क्या असर होगा? आशीष तिवारी, न्यूज इंडिया। इस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक बीजेपी दरअसल एक बड़ी खबर आप तक साझा करें, जहां नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। इन सबके बीच दरअसल बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। ये बड़ी खबर है, बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन, जिन्हें अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अब उन्हें चुना गया है और एक नई और बड़ी जिम्मेदारी के साथ नितिन नवीन जो है वो नजर आएंगे। हालांकि इसको लेकर एक औपचारिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो भी सामने आ चुकी है। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बाकायदा नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं और एक राष्ट्रीय स्तर पर अब एक जिम्मेदारी
निभाते हुए नितिन नबीन नजर आएंगे। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नबीन, ये भी आप तक जानकारी साझा करें। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। बाकायदा नितिन नबीन को एक बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी दी गई है। पंकज वानखेड़े दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीधा पंकज आप ही का रुख करते हुए, नितिन नबीन जो कि हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से बिहार चुनाव में एक बड़ी भूमिका नितिन नबीन ने निभाई, अब एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने दी है। बिल्कुल बेशक मनीषा, देखिए नितिन नबीन को लगातार बीजेपी भरोसा करती नजर आई है। हमने हाल ही में देखा कि छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया और छत्तीसगढ़ में बेहतर तरीके से जीत नजर आई थी। वो उन्हीं का नेतृत्व था और उन्हीं की जो कहा जाए कार्यशैली थी, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में बेहतर तरीके से जीत हासिल हुई है। इसके बाद से लगातार बीजेपी मंथन कर रही थी कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। उसको लेकर लगातार कहा जा रहा था कि 17 दिसंबर को खरमास लगना है, उससे पहले ही ये तय हो जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता, संघ के करीबी और लंबे समय तक संगठन और सरकार दोनों का अनुभव बताया जा रहा है उन्हें, और उनको अब कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस तरह की बातें, लगातार चर्चाएं हो रही थी, कोई नया चेहरा हो सकता है। कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम की चर्चा हुई, कई बार हमने भी चर्चा की है कई नामों को लेकर, चाहे भूपेंद्र यादव हो या इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान हो या कई अन्य नाम है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन नबीन को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है, और उसके बाद बताया जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया जो होगी वो खड़मास के बाद जनवरी में की जाएगी, और उसके बाद जो है फुल फ्लैश जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन पंकज, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे चेहरे को चुना जाना जो राजनीति में भी अपना खासा अनुभव रखता हो और साथ ही साथ एक बीजेपी की पूरी पार्टी को दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर भी एक परिवार की तरह लेकर चले और तमाम नीतियों के साथ वो चले। अब बड़ी चुनौती पार्टियों के आगे ये आती है जब राष्ट्रीय स्तर पर किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो गतिरोध की स्थिति ना पैदा हो या फिर पार्टी में दो फाड़ ना नजर आए। हालांकि नितिन नबीन को चुना जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत भी देता है कि किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं बनी। बिल्कुल, बीजेपी में देखिए लगातार अगर आप देखेंगे तो जब भी कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं तो वो संसदीय बोर्ड लेती है और बोर्ड में एक जो जूठता के साथ एक प्रस्ताव पास किया जाता है और प्रस्ताव के बाद जो है नाम पर मुहर लगती है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर हो या तमाम प्रदेशों के अध्यक्षों के नाम को लेकर हो या संगठन के बदलाव को लेकर, ऐसे में संसदीय बोर्ड की बैठक होना वर्चुअल बैठक हुई और बैठक में यह तय किया गया कि अभी चुनाव की प्रक्रिया ना करके कोई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। अगर आपको याद होगा इसके पहले भी कई नाम जो है, कई कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए थे और इसी क्रम में भी जेपी नड्डा भी जब शुरुआती तौर पर उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया की गई और उसके बाद उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि उनका लंबा अनुभव और संगठन में एक अच्छी पकड़ और साथ में साथ सरकार और संगठन में समय जो बैठाने की जो कला उनमें है वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। इसीलिए उनका जो नाम है वो तय किया गया और सबसे महत्वपूर्ण दो राज्य जहाँ पे टफ कॉम्पिटिशन माना जा रहा था, खासतौर पे छत्तीसगढ़ जहाँ पे सह प्रभारी नियुक्त किया गया और उसके बाद बिहार का चुनाव बेहतर नतीजों के साथ जो है बिहार और छत्तीसगढ़ दोनों जीत हासिल करने पड़ा, तो भूमिका जो कहा जाता है वो नितिन नबीन की होती है। तो ऐसे में नितिन नबीन को एक पुरस्कार के तौर पर कहा जाए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा और फिर मुद्दे की बात कर लेते हैं। दरअसल वोट चोर गति छोड़ का मुद्दा और इसी मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस की महारैली हुई, एक विशाल रैली हुई, लेकिन रैली से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रैली कर सकते हैं। लेकिन रैली में विवाद तब बढ़ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत तौर पर हमला किया गया, उनको लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इसको लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चल रहा है। इसको लेकर हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल मौजूद है, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। अनिल गुप्ता जी प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम भगत प्रवक्ता है
कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनय सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों खास मेहमानों का। लेकिन शुरुआत मैं शिवम भगत जी आप के साथ करना चाहती हूँ। शिवम भगत जी, ठीक है, रैली कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि SIR का मुद्दा संसद में भी चल रहा है, उस पर भी चर्चा कर रही है, तो बीजेपी कह रही है कि भाई आप क्या औचित्य बन जाता है, आप रैली कर रहे हैं, ठीक है आप रैली करिए, लेकिन पीएम को लेकर बार बार आपत्तिजनक टिप्पणी। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए नमस्कार, आपने जो पीएम को लेकर आपत्तिजनक ये जो बातें हुई हैं उसकी बात करी है, उसका मैं शुरू में ही सरासर और कड़ी निंदा करता हूं। इस तरीके की भाषा पीएम के अगेंस्ट या किसी भी नेता के अगेंस्ट नहीं यूज होनी चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो। तो पहले तो मैं आपको ये बात कर दूं, ये कुछ लोगों ने किया है वो गलत है और इस पे कार्रवाई भी पार्टी के अंदर होगी और बाहर भी अगर इन लोगों को कार्रवाई करनी है तो करें। लेकिन अगर कुछ लोगों का ये जो टिप्पणी हुई है इसको लेकर हम ध्यान भटकाने के लिए इस बात को पकड़कर जो मेन मुख्य मुद्दा है वोट चोरी का, उस पे हम ध्यान नहीं भटका सकते। हमने 3 सवाल पूछे हैं इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से, उसका जवाब आज तक हमें मिला नहीं है। जब चुनाव आयोग से सवाल पूछो तो बीजेपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता आ जाते हैं उनको डिफेंड करने। चुनाव आयोग क्यों नहीं आता अपनी बात आगे रखने के लिए? अगर या तो कुछ गड़बड़ ना हो रही होती तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता ना आते। हमने 3 मुख्य सवाल पूछे कि इलेक्शन नंबर 1, इलेक्शन कमीशन कमिश्नर की चुनाव अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया? इसका क्या जवाब है बीजेपी के पास? अगर जिसको गड़बड़ नहीं करनी होती और जिसको एक ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम रखना होता है जो सालों से परंपरा चली आ रही है, उसमें से आप चीफ जस्टिस को क्यों हटाते हैं? अब उसमें रखते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, प्रधानमंत्री को और एक अपने कैबिनेट मंत्री को। मतलब 2:1 पहले ही हो गया, वो तो डिसाइडेड है, रिजल्ट उसका फॉरगॉन कंक्लूजन है। तो आपने इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया? किसी अपने चेले को रखना आपको रखना है, इसलिए आप ऐसी प्रक्रियाएं बदलते हैं। नंबर 2, दो और पॉइंट है, मैंने मान दो लिया। और पॉइंट है। नहीं, मैंने मान लिया सर, आपके जो भी पॉइंट्स हैं, आपके जो भी दिक्कत है, आपके जो भी मुद्दे हैं, उन्हें आप रैली के माध्यम से रख ही रहे हैं, संसद में भी उठा ही रहे हैं, लेकिन फिर आपत्तिजनक टिप्पणी, ये पर्सनल कमेंट्स, ये पर्सनल टिप्पणी पीएम मोदी को, मैंने आपको बोल दिया ये बात, तो मैंने आपको शुरू में ये बात बोला है। और नहीं, आपने ये भी कहा ना कि ये जो मुद्दा भटकाने के लिए फिर इस लय पर चल जाते हैं। भाई मुद्दा तो कांग्रेस ही दे रही है ना बार बार। मुद्दा कांग्रेस ने दिया, कहीं कांग्रेस के वर्करों ने बोला, मैंने आपको बोला कि ये बहुत गलत बात है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। इससे ज्यादा तो हम कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, इससे हम ज्यादा कह रहे क्यों नहीं, हम इंटरनल कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन हम पूरी की पूरी डिबेट अगर हम इसी मुद्दे पे निकाल देंगे तो फिर वोट चोरी की बात कब होगी? वोट चोरी की बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं सर। वोट चोरी की बात तो संसद में भी चल रही है ना सर। वोट चोरी की बात कहाँ नहीं चल रही है? वोट चोरी की बात तो हम बिहार चुनाव से पहले ही देख रहे हैं। वोट चोरी, ये सर रोज वोट चोरी हम देख रहे हैं। वोट चोरी गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये रोज हम देख रहे हैं, रोज इसी पर बात करते हैं। पीएम मोदी को क्यों बीच में घसीटा जाता है? प्रधानमंत्री की कोई गरिमा नहीं, प्रधानमंत्री की कोई पद नहीं, प्रधानमंत्री का कोई सम्मान नहीं है। मुझे नहीं पता आप क्या सुनना चाहती हैं। मैंने आपको शुरू से बोल दिया और तीसरी बार अब रिपीट कर रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम पूरी की पूरी डिबेट में आपके 40 मिनट यही डिस्कस करना है तो फिर आप उसका टॉपिक ही बदल दीजिए डिबेट का, कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये बोला, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वो बोला। हमने शुरू में बोल दिया और मैं तीसरी बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे शब्द प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या किसी नेता के खिलाफ या किसी पर्सनालिटी के खिलाफ भारत में नहीं चलने चाहिए। नहीं ठीक है, लेकिन सर आप अगर हम मेन मुद्दे की बात का टॉपिक पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, शायद आपको बताया भी गया होगा कि कब्र खुदेगी वाला बयान जो यहाँ से रैली से निकला है और ज्ञानेश कुमार को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उसी को लेकर है सर मुद्दा, उसी को लेकर बहस है। क्या आपत्तिजनक टिप्पणी है ज्ञानेश कुमार को लेकर? क्या आपत्तिजनक बोला है ज्ञानेश कुमार जी के बारे में? हम तो उनसे सरासर सवाल पूछ रहे हैं, एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं, उनके पास जवाब किसी चीज का नहीं है ज्ञानेश कुमार जी के पास। नहीं, ठीक है, मुझे लगता है शायद या तो आप बोलना नहीं चाहते हैं सर, या तो आप बोलना नहीं चाहते हैं यहाँ पर बैठकर, क्योंकि अब तो कांग्रेस बार बार अपने आप को सेल्फ गोल करती है। नहीं, सुनिए ना, ज्ञानेश कुमार को कैदी नंबर 420 कहने का क्या मतलब है?
क्या ज्ञानेश मतलब कुमार है? को, ज्ञानेश कुमार के ऊपर जो हम सवाल पूछ रहे हैं, जो इस देश की अरे जनता के तो वोट कायदे देते में हैं, पूछे उसमें ना क्यों नहीं सर। सवाल पूछ अरे रहे आप सबसे पुरानी पार्टी है, आपको इतनी प्रॉब्लम कायदे की इससे उम्मीद क्यों हो की रही है? जाएगी ना, या सड़क पर चलते हुए एकदम आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता सर। मैं कैसी क्या भाषा का नंबर इस्तेमाल कर रहा हूं? 420 ये आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के नेता सर सवाल कर रहे हैं और आप यहां पर आकर डिफेंड करते हैं फिर। तो भाई अगर, लेकिन आप असली सवाल का जवाब क्यों नहीं पूछ रहे? क्या ना, अरे तो संसद बनी है ना असली सवाल के जवाब के लिए। हम बोलेंगे संसद कि में चल ज्ञानेश रही है ना कुमार चर्चा 420 कर SIR रहे को हैं। लेकर। हम बोलेंगे कि ज्ञानेश कुमार 420 कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं जवाब देते इस बात पर? वो वर्ड्स को क्यों पकड़ते हैं? मतलब आप कंडेम करने की जगह इसको डिफेंड कर रहे हैं सर। मैं इस बहुत बात को हैरानी की condemn बात नहीं है। कर रहा। अनिल गुप्ता जी, अनिल गुप्ता जी। नहीं जी कर रहा मैं इस नमस्कार बात को आपको, condemn। सभी दर्शकों को नमस्कार। हम सब ने देखा किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस की रैली में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मोदी तेरी कबर खुदे की नारा लगाते हैं, और साथ ही साथ में एक जो हमारी संवैधानिक संस्था है जिसको अनुच्छेद 324, 325, 326 के तहत कानून में पावर मिली हुई है, और जो हमारे मुख्य चुनाव आयोग है ज्ञानेश कुमार, उनको कैदी 420 बोलते हैं। और अभी सरेआम टीवी चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता उनको चेला बोल रहे हैं। ये जिस भाषा का, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक कैरी होता है, जिस तरीके से राहुल गांधी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनके पदाधिकारी, इनके नेता, और ये भी इस्तेमाल करते हैं। ये चुनाव आयोग से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? संवैधानिक चीज है, आप उनको रिप्रेजेंटेशन दिए, आपको जवाब मिलता है। पर क्या एक राजनीतिक रैली में चुनाव आयोग से सवाल पूछ सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं? आप कोई प्रक्रिया है? आपको कोई, अगर आप जेल में तो कानून की बुक लेके घूमते हैं, पर उसी की अवहेलना करते हैं आप जो एक संवैधानिक रूप से उनको पावर मिली हुई है, एक निष्पक्ष रूप से मिली हुई है, अगर कहीं वो पर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करते हैं, कहीं वो घुसपैठियों को रोकते हैं, तो आप उनको क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जिस तरीके से घुसपैठियों के दम पर आप कभी सरकार किसी राज्य में बना लेते थे, वो नहीं बनेगी, तो आप इस पे आरोप लगाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अरे आपको संविधान की कुछ तो सम्मान करना चाहिए, एक संवैधानिक संस्था है। अगर आपको उनसे कोई दिक्कत है, अगर आप है तो आपके लिए कोर्ट खुली है, आप उनसे जाके आप अपनी सारी रिप्रेजेंटेशन चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं देते? आप जब पार्लियामेंट में गृह मंत्री जवाब देते हैं तो आप सदन का बाइकआउट कर देते हैं। आप जब की रैली होती है तो आप मोदी जी के खिलाफ नारे लगाते हैं, आप चुनाव आयोग के खिलाफ लगाते हैं। तो ये जो जिस तरीके का आपका व्यवहार है, जिस तरीके से कांग्रेस का जो बेस है पूरे देश में इरोड हो रहा है, जहां पर जब ये चुनाव जीतते हैं, जब तो चुनाव के लगाते हैं। आपने कर्नाटक में चुनाव जीता, हिमाचल में जीता, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। इसी चुनाव आयोग ने तो आपको डिक्लेयर किया ना, कल ही क्यों नहीं कर रहे आप? यही तो वही चुनाव आयोग है ना। आपको वेस्ट बंगाल में, आपके सहयोगी को तमिलनाडु में, तेलंगाना में मिलता है, वहां भी तो यही चुनाव आयोग है। पर जब चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग की पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि इनका बेस खत्म हो गया। जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव इनके और कुछ बचा नहीं। बिहार में इन्होंने यात्रा निकाली थी, बिहार में इनको सबक मिला, क्योंकि जो भी पार्टी, जो भी कार्यकर्ता, जो भी घुसपैठियों को फेवर करेगा, वो अब इस देश में चुनाव नहीं जीत सकता। ये जो शुद्धिकरण का काम हो रहा है, ये संवैधानिक है। आप वोट चोरी की बात करते हैं, जब नेहरू जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने तब आपने बात नहीं करी। जब इंदिरा जी न्यायालय ने उनको राजनाथ जी वाले केस में डिस्क्वालीफाई किया, जब वोट चोरी की बात नहीं करी। सोनिया जी ने कब वोट बन गया, नागरिकता नहीं बनी, जब वोट चोरी की बात नहीं करी। पर आप अब पिक एंड चूज करेंगे, आप अपनी सुविधा करेंगे, और यही अगर आपका रवैया रहा तो जो भी राज्य आपके बचे वो भी बहुत जल्दी आपके हाथ से जाने वाले हैं। आपको अगर इसका जवाब मैं चुनाव का काम नहीं है वोटों का शुद्धिकरण करना। इसका जवाब मैं शिवम भगत से लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा एक बार फिर से समाजवादी पार्टी विनय सिंह का मैं रुख कर लेती हूँ। विनय जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं, पर्सनल टिप्पणी की जाती है, बार बार उनकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है? भाई बीजेपी के लिए तो एक बड़ा मुद्दा हर बार कांग्रेस दे देती है, हर बार विपक्षी पार्टियां दे देती हैं। मनीषा जी, जिस तरह से आपने कहा ना, उसी शालीनता के साथ हम आपसे भी पूछते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी को ये नहीं लगता है कि जब कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी के ऊपर टिप्पणियां खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था तो खराब नहीं लगता था? जब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर टिप्पणी की तो खराब नहीं लगा था? किसी को नहीं लगता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनके अंदर
संस्कृति और सभ्यता नाम की कोई चीज ही नहीं रही। खैर ये चीजें इन लोगों को तो कभी खराब लगती नहीं है, और मैं कहता हूं कि अगर ऐसी बात है तो प्रधानमंत्री के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, गलत बात है। लेकिन मनीषा जी, ये और चोर तो है ना, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकती। ठीक है, आपने प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर तो बोल दिया, अब कांग्रेस की रैली की टिप्पणी पर भी तो बोल दीजिए कुछ। मैं कहता रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं बनना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, ये तो बार बार मैं कह रहा हूँ, सभ्यता होनी चाहिए। लेकिन ये और चोर है कि नहीं, मैं आपको बताऊं। आपने कहा भी, गुप्ता जी ने कहा कि चुनाव आयोग को बोलना चाहिए। अरे हमने 18,000 आवेदन दिया इनको, बार बार हमने क्लिप तक भेजा है। जब रामपुर में चुनाव हो रहा था हमने क्लिप तक भेजा है, क्या नहीं किया है? इन और चोरों को सर में नहीं आई तो क्या किया जाएगा बताइए। तो जनमानस तो यही कहेगा ही ना कि जब ये चोरी के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। आपने रामपुर देखा, आपने मुरादाबाद देखा, हमने लोकसभा में इनको छठी का दूध भी पिला दिया, लेकिन फिर भी वहां और चोरी करने से बात नहीं आई। चुनाव आयोग तो कहता है ना कि एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से घुसपैठियों के नाम हट रहे हैं। अभी बिहार में भी नाम हटे, पश्चिम बंगाल में भी नाम हट रहे हैं, तो घुसपैठिए तो थे ना। अरे सुन तो लीजिए, बिहार में कितने घुसपैठिए मिले उसके आंकड़े नहीं। अब दूसरी चीज सुन लीजिए, ये कर क्या रहे हैं कि चोरी का तरीका मैं आप बता दें। चोरों के जो फार्म भरे जा रहे हैं, एसआईआर फार्म, जब आप 2003 में जब आपका वोटर लिस्ट में नाम रहता है तो आप राइट साइड वाला कॉलम भरते हैं, और जब आप 2003 के बाद का नाम है तो उसमें आप अपने पिताजी का भाग संख्या क्रमांक लेकर करके बाएं साइड वाला आप भरते हो नाम को। अगर कहीं उसमें क्रमांक या भाग संख्या लिखने में त्रुटि आ जाता है तो अगर 2003 में है तो ए कैटेगरी में जाता है, अगर आप भाग संख्या लेकर के लिखते हो तो बी कैटेगरी में जाता है, अगर कोई त्रुटि आ जाती है भरने में तो सी कैटेगरी में वो चला जाता है। अब सी कैटेगरी में क्या दिक्कत है मनीषा जी, सुन लीजिए, सी कैटेगरी में क्या दिक्कत है। जब सी कैटेगरी में जा रहा है तो जब आपके ये क्या कहते हैं कि वोटर लिस्ट जब आएगा तो जो त्रुटियां हैं उसके लिए आपके पास नोटिस आएगा कि आप कागजात प्रस्तुत करो, क्योंकि ये त्रुटियां हैं। तो 70-80 हजार लोग सी कैटेगरी में जा रहे हैं। अब 80 हजार लोग अगर सी कैटेगरी में गए तो एक हफ्ते तक तहसील का चक्कर लगाएंगे, लेखपाल को ढूंढेंगे, तो पता चलेगा। तो ये शिकायत चुनाव आयोग से क्यों नहीं की जा रही है? बात सुन लीजिए, तो ये शिकायत चुनाव आयोग से करिए ना। ये शिकायत है चुनाव आयोग से क्यों नहीं की जा रही? बीजेपी कह रही है ना। अरे बीजेपी कह रही है सर, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भी आपको साफ कर दूं, ये बीजेपी कह रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। बीजेपी कह रही है कि अगर इतनी ही दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, त्रुटियां हैं तो चुनाव आयोग है ना, जाके शिकायतें कीजिए। तो अनिल जी बता दें, हमारे 18,000 आवेदन का जो हमने शिकायत की थी क्या हुआ है? बता देता हूँ, जवाब भी दे देता हूँ। अरे मैं जवाब भी दे देता हूँ, मुझे मौका दीजिए, पूरा जवाब देता हूँ आपका। ठीक है, कैसे चुनाव आयोग से शिकायत क्यों नहीं की जा रही है? अगर ये दिक्कतें हैं, इसका जवाब में ठीक है, इसका जवाब मैं अनिल जी आपसे लूंगी। ठीक है अनिल जी, आपसे इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन हिमांशु जी का मैं एक रिमार्क ले लेती हूँ, ओपनिंग रिमार्क। हिमांशु जी, ये जो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कब्र खुदने वाले नारे दिए जाते हैं उस रैली से, जो देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी भी है, आप समझिए कि कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन घूम फिर कर हर चुनाव से पहले या हर चुनाव के बाद फिर मानसिकता पर, फिर विचारधारा पर सवाल उठने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता बार बार इस तरह की टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए, या फिर कम से कम अगर कार्यकर्ता या नेता इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो उन पर अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो सेल्फ गोल बार बार विपक्ष अपने आप को करता है। नहीं, ये सेल्फ गोल कर रहा है। देखिए, मैं पार्टी की पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं सीधी सीधी हकीकतों की बात कहूंगा। दोनों बाजू से अपशब्दों के प्रयोग काफी साल तक हुए हैं, मगर इसकी शुरुआत किसने की थी? मौत का सौदागर, हाँ, 2022 इसकी शुरुआत हुई थी गुजरात के चुनाव में। उस वक्त वहां से जाके फिर वो चाय वाला का रिमार्क आया था, मणिशंकर अय्यर, और फिर वो नीचे उतरता गया। किसी ने किसी को शूर्पणखा बोला, किसी ने किसी को ये बोला, किसी ने किसी को वो बोला। प्रधानमंत्री ने क्या बोला, राजनीति का स्तर देखिए। ये भाई साहब, ये यही तकलीफ है कि आपको गर्लफ्रेंड किसने बोला था? अंदर
सही तरह से 50,000 या 50 लाख का गर्लफ्रेंड किसने बोला था? यहाँ उत्तर प्रदेश में भी अरे जब भाई कोई दही जम गलती गया, करता है ना, लड़का दही गलती जम करता गया। है, तो वहां के उस वक्त के मुख्य प्रधान कहते हैं लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, ये भी कहा गया था। भद्र और अभद्र भाषाओं की जब हम आपके बात मुंह में करते दही हैं, जमी हुई है। तब मुझे अब ये हमें समझ में आ मालूम रहा है कि ये सिलसिला तकरीबन 10 साल से चलता है। अभी देखिए यहाँ बात किसकी है, SIR की, वोट चोरी की। चलिए लोकशाही के अंदर मान लिया आप विपक्ष में बैठे हो, आपको SIR और वोट चोरी के सामने आवाज उठानी है, तो जो शब्द आज श्रीमान राहुल गांधी ने रामलीला मैदान पे बोले, वो शब्द वो संसद में बोले, वहां बोलो जो रिकॉर्ड पे जाए। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया, चुनाव आयोग को साला बोल रहे हैं? आपको आपत्ति है, क्या चुनाव आयोग को साला बोल रहे हैं? दायर कीजिए। अरे महाराज बिहार चुनाव में क्या करे संसद 68 में? लाख नाम कटे, संसद में और क्या 68 करे? लाख नाम कटे, चुनाव आयोग को साला बोल रहे हैं? 15 FIR जैसे माननीय आज गृहमंत्री जी ने बिहार बोला चुनाव था। को 45 दिन हो चुके हैं। तकलीफ यहाँ पर है कि आप ये समझते अरे हैं वाह। कि जो हम बोलते हैं वही सही बोलते हैं, और आपको शूट और स्कूट बहुत सही, और ये बढ़िया शूट एंड बढ़िया, स्कूट वाली जो नीति है, बहुत उसकी अच्छे, वजह बहुत से आज अच्छे। कांग्रेस जैसी हिट हो गए पार्टी साहब आज आप, कहते हिट हुए हो बहुत गए। दुख होता है कि जनाधार जो एक समय में 26 से 30% ऑल ओवर इंडिया दा एवरेज, वो घट चाटुकारिता के हिट, वाह भाई, 14 और 16% रह सिक्स गया। लगाया आपने, वाह हमने भाई। देखा पिछले 2 विधानसभा बीजेपी कार्यालय में आपका नाम नोट किया 2024 जाएगा। में उत्तर प्रदेश चिंता में मत भाजपा कीजिए। हारने के बाद सर इस तरह के शब्दों कहीं का ऐसा इस्तेमाल यहाँ समझ नहीं होगा नहीं सर। आया जहाँ भाजपा विनय जी को मैं आपसे सफर करना अपील पड़ा। करती हूँ कि ये अरे मनीषा जी चाटुकारिता क्यों जैसे नहीं शब्दों का बोलेंगे? इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं बोलेंगे? ये आप? नहीं, 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 क्यों नहीं, बोलेंगे आप? नीति इस तरह के क्यों नहीं शब्दों का बोलेंगे? इस्तेमाल मैं नीति किसी है, को इजाजत लोगों नहीं दे को सकती हूँ नहीं कि वो यहाँ पर करे। गलत इतनी बात, जोर एक तरफा से बात मत कीजिए, एक इतनी तरफा बात मर्यादित मत शब्दों का कीजिए। इस्तेमाल करें, अपनी एक बात तरफा बात मत रखें, कीजिए सुनी आप। जाएगी। क्यों? ये भाई रेखा साहब रेखा गुप्ता ने सुनना क्या नहीं कहा था? चाहते। मैं रेखा आपको गुप्ता ने आंकड़े क्या दे कहा सकता था? हूं। बताइए आज ना जब आप। पश्चिम क्यों नहीं बंगाल बताते? में रेखा गुप्ता ने SIR क्या हो रहा कहा है, था? वोट चोरी के नाम पे बस जो चल रहा है बिहार में, वोट चोरी के नाम पे विश्लेषक बन जाएंगे जब और राहुल आएंगे गांधी भाजपा ने कार्यालय पहली से। रैली निकाली थी, उसके बाद वो कहा गए थे, क्यों कांग्रेस ने लोगों के नाम जिसके निकाले गए राजनीतिक उनके विश्लेषक साथ में बनेंगे जाके और भाजपा FIR कार्यालय नहीं से की। चले आएंगे। अभी बिहार के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर आज के आंकड़े बता रहे हैं साहब, इलेक्शन कमीशन को 14 साल के पिता का नाम मिला है। क्या करेंगे उसका? क्या 14 साल का पिता हो सकता है? 36 से 40 साल का दादा हो सकता है? ये कौन है? घुसपैठिया नहीं है तो कौन है? कौन है? ठीक है, 10,000 का नोट है। ठीक है, ठीक है, हमारे ठीक है। वोटर को बचाने के लिए 10,000 का हम नोट है। आंदोलन करेंगे। ठीक है ठीक भाई। है, ठीक है। 10,000 का पुरस्कार है जब साहब, हम 10,000 का कांग्रेस पुरस्कार है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक ही चुनाव आयोग ने तब ये स्थिति इसके लिए मिलती है। 10,000 का पुरस्कार हमने बंटवाए हैं। देखा है, देखिए ये भाई साहब बोलते ही रहेंगे। आज इनको जिम्मा मिला है बकवास करने का, बोलने का, बकवास बस कर रहे हो, खाली आप बोलने कर रहे हो। बोलते रहने का। आप भी तो दूसरों के बकवास ही वक्त कर रहे हो। मेहरबानी करके मत अरे बोलिए। सर सुन लीजिए भाई ना साहब, विनय जी, कहीं जब ऐसा आप ना बोल रहे थे हो। तब तो वो मत नहीं बोल बोल रहे थे ना, रहे। हिमांशु जी 2027 सुन रहे थे ना। में आप बीच बीच फिर में से ऐसे अटैक कर रहे हैं, आपकी पर्सनल पार्टी टिप्पणी की कर रहे हैं। हालत खस्ता हो जाए उत्तर प्रदेश में। नहीं, हम अटैक कर जो लेंगे, चिंता चीज ना कीजिए, हमें तेजस्वी डिफेंड के करने की साथ आवश्यकता में नहीं है। बिहार में हुई, मीडिया वो को अपने जिसको साथ दिया हो गया जाए। डिफेंड करने के और लिए वो उसी भी को आप करेंगे। कांग्रेस क्या? की वजह ठीक से है, पूरी ठीक है तरह से सर, हारोगे। ठीक है हिमांशु वो जी। आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी। मैं ठीक है, आप चारों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी जानकारी भी मिल रही है, एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आप तक साझा करते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बयान दिया है, हमारी रैली से बीजेपी वाले घबरा गए हैं, सिंघवी कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल जी की बातों का प्रभाव हो रहा है, लोग राहुल गांधी की बातों को समझ रहे हैं, ये सिंघवी ने कहा है। तो ये बड़ी जानकारी दरअसल उन्होंने बयान दिया है, सुनवाते हैं आपको। ये गलतियां की जा, रैली से घबरा गए हैं, बौखला गए हैं और सत्य बोलने की आदत जो है राहुल गांधी को, उसका सर्वोपरि अखिल भारतीय स्तर पे एक प्रभाव हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग येन केन प्रकारेण ये गलतियां की जा रही हैं।
अनिल गुप्ता जी का मैं रुक कर लेती हूँ। अब अनिल जी, क्योंकि 18,000 आवेदन की बात वो कह रहे थे, इसके अलावा वो ये कह रहे थे कि भाई एसआईआर का मुद्दा है और एसआईआर के मुद्दे से भटकाने के प्रयास में आप लोग अब इस पर्सनल टिप्पणी को लेकर मुद्दा बना रहे हैं ताकि लोग जो है वो एसआईआर के ऊपर जिक्र ना करें या उन तक ये मुद्दा ना पहुंचे। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की। उन्होंने कहा धूल चटा दी। उस वक्त चुनाव आयोग अच्छा था, बड़ा पूजने लायक था। नहीं था, नहीं अच्छा, बोहनी नहीं होती आपकी 10 सीटें फिर भी चुना लिए आप। कुछ तो तमीज रखिए, अच्छा नहीं कुछ था, तो मैंने तमीज कभी नहीं रखिए। कहा अच्छा। या शर्म सब टोटी चोरों के पास चली गई। टोटी तमीज चोर से का बात जवाब तो करना देना है। चाहिए ना। सर, आप तमीज दिया। से बात सर, करना है। शर्म रखनी तमीज चाहिए। से बात सुनिए, करना है। तमीज नहीं, आपको नहीं, नहीं चाहिए। तमीज से बात करना। अनिल जी, विनय जी, मैं दोनों से अपील कर रही हूँ सर, प्लीज आप राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहिए सर, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं। नस पे पकड़ते हैं तब तमीज से बात करना। तमीज आप सीखिए, आप सीखिए तमीज तुम सीखो। अरे तमीज आप सीखिए, तमीज सीखो पहले। डिबेट का तमीज डिबेट का नहीं पता। अभी बदमाशी दिखाते हैं डिबेट में। टोटी चोरी का हिसाब देना चाहिए आपको, पूरे देश को हिसाब देना चाहिए। तुम्हें तो देश के मामले और टोटी चोर कैसे मीरा हुई? मोदी को भगाने का हिसाब देना पड़ेगा। आपको बीच में देश के इन लोगों को भगाने का हिसाब देना पड़ेगा। सर सुन लीजिए सर, अब वो 18,000 आवेदन पर जवाब दे रहे हैं तो विनय जी सुन नहीं रहे आप। ठीक है अनिल जी, 18,000 आवेदन पर अब जवाब दीजिए सर। मैं बता रहा हूँ, इनको बोलिए बीच में ना बोलेंगे। ठीक है, मैं जब ये बोले नहीं विनय जी बोलना। प्लीज बीच में इंटरप्ट नहीं। तमीज से बोलेंगे, अरे तमीज आप सीखिए, भारतीय बदमाशी मत दिखाइए चैनल के ऊपर। तमीज आप देखिए, बात करने देंगे। तमीज आप देखिए, तमीज आप सीखिए। आप तमीज सीखो। चैनल पर कैसे बोला जाता है सीखिए। अरे जरा हिसाब दीजिए कि मुझे जब मत बताओ। कांग्रेस ने टोटी चोरी उसका आज तक जवाब क्यों नहीं दिया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने? जवाब देना चाहिए। अभी मैं आप जवाब मांग रहे हैं संवैधानिक संस्था से, संवैधानिक संस्था से जवाब मांग रहे हैं। अब आपको क्या, अब आपके मुंह में दही जम गई सरकार? जैसे बोलेंगे सरकार। अरे लिख के क्यों नहीं देते हो? अरे लिख के क्यों नहीं दे रहे? यही तो मैं आपसे अनुरोध है। 18,000 की बात कर रहे हैं, आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, आप जाइए चुनाव। अरे देश का हिसाब दो, देश से गद्दारी का हिसाब दो, आपके पास देश बेचने का हिसाब दो, किसानों के हत्या का हिसाब दो, संस्था नहीं है। बेरोजगारों का हिसाब दो। जाते हैं तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, अच्छा लगता है, देश को बताना पड़ेगा, क्योंकि आप आप हिसाब बेटियों देना के साथ पड़ेगा। हैं, आप बेटियों के साथ हैं। अब आपकी जमीन खिसक चुकी है, यूपी में खिसक चुकी है। अच्छा सुनिए, ठीक है विनय जी, यूपी में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें थी सर? यूपी में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें थी सर? यूपी में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें थी सर? ठीक है सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, ठीक है अनिल गुप्ता जी सुन लीजिए, आप एक मिनट शांत सर, एक मिनट शांत सर, सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में विनय जी कितनी सीटें आई थी? समाजवादी पार्टी की, हाँ 37 है, 37 सीटें आई थी। तब चुनाव आयोग सही था, तब चुनाव आयोग सही था, नहीं सही था, नहीं सही था, रिजाइन करना चाहिए। तब चुनाव आयोग को लेकर आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। तब चुनाव आयोग बिल्कुल साफ सुथरा था, तब कोई इत्यादि नंबर 420 नहीं था। वेस्ट बंगाल में चोरी कर लिया, चुनाव नहीं ठीक करा, बोलो रिजाइन करें। क्यों नहीं रिजाइन करते? चोरी कर लिया। संसद में जाते हो, अरे चुनाव आयोग ने अगर काम ठीक नहीं करा तो जो आपके सांसद चुने गए उनको बोलो रिजाइन करें, जाइए सुप्रीम कोर्ट में। अरे सर, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है ना कि एसआईआर की प्रक्रिया ठीक हो रही है। अरे तुमने तो चुनाव आयोग को अरे क्यों, जब आप चुनाव देते हैं, जब आप चुनाव जीतते तो हंसते हैं, मिठाई खाते हैं। जब चुनाव हारते हैं इसलिए आप चुनाव हारेंगे, क्योंकि आप घुसपैठी हो। आपको दिक्कत ये हो रही है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ किए, सर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि एसआईआर कब सही था कब गलत था, वोट कितने काटे गए कितने नहीं काटे गए, कौन किसने चुनाव जीता किसने नहीं जीता, कौन कब जीता हुआ सही था, कौन कब हारा हुआ गलत था, इसका मुद्दा नहीं है सर। लेकिन चुनावी मंच से, चुनावी रैलियों से राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहना ही सही है। जब आप पर्सनल टिप्पणी करते हैं, प्रधानमंत्री की उस प्रतिष्ठा को भूल जाते हैं, प्रधानमंत्री की उस गरिमा को भूल जाते हैं, तब जाकर सवाल खड़े होते हैं। आप बने रहिएगा सभी हमारे साथ। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी बयान दिया है, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा करें। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि वोट चोरी रोकने के लिए देश उमड़ पड़ा है। ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है
राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ वाली रैली में उसको लेकर प्रमोद तिवारी ने कहा है, संविधान खतरे में पड़े तो जनता को सड़कों पर आ जाना चाहिए। कांग्रेस का आना और बीजेपी का जाना भी तय है। अनिल जी, लेकिन उससे पहले सुनवा देते हैं प्रमोद तिवारी ने क्या कहा। देश में संविधान में वोट के अधिकार की चोरी जो हो रही है उसको रोकने के लिए सारा देश आज उमड़ पड़ा है। जब कभी लोकतंत्र खतरे में पड़े, जब कभी संविधान खतरे में पड़े तो जनता को सड़कों पे आना चाहिए और शांतिपूर्वक रैली करनी चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। ये प्रजातंत्र ने हमें अधिकार दिए। तो प्रमोद तिवारी का बयान आपने सुना। इसी बयान पर एक छोटा सा रिएक्शन मैं अनिल गुप्ता जी से ले लेती हूँ। अनिल जी, अगर संविधान खतरे में पड़े तो जनता को सड़कों पर आ जाना चाहिए, कांग्रेस का आना और बीजेपी का जाना तय है, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं। इनको दिक्कत क्या है कि जिस तरीके से जो घुसपैठियों के वोट कट रहे हैं, क्योंकि इनको लगता था कि जो वेस्ट बंगाल में इन्होंने इनको काम किया, जिस तरीके से जहां राज्यों में ये चुनाव की सरकारें हैं जो डुप्लीकेट वोट हट रहे हैं, तो इनको लगता है इनका बेस खत्म हो रहा है। अब निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। अभी कल ही की बात है जब केरल में इनका गठबंधन की कुछ लीड हुई है, उसमें तो ये बात नहीं करेंगे, उसमें तो अच्छा करेंगे। वेस्ट बंगाल में करते हैं। आप ये बताइए कि वेस्ट बंगाल में करीब 563 किलोमीटर का बॉर्डर है। ममता बनर्जी जो इनकी गठबंधन की सदस्य हैं, वहां पर बॉर्डर की फेंसिंग क्यों नहीं होने दे रही? पूरे देश में बॉर्डर की फेंसिंग हो गई है, घुसपैठी को रोक के लिए कदम उठाया, पर वो क्यों अपोज कर रहे हैं? क्योंकि वहां से जो घुसपैठी आते हैं वो इनका वोट बैंक है। इसी तरीके से जो कर्नाटक की अगर बात करें, कर्नाटक में अगर वोटों का शुद्धिकरण होता है तो इनकी हार निश्चित है। और एक संवैधानिक संस्था, आप तो जेब में संविधान को लेकर घूमते हैं, हम लोग तो संविधान को माथे से लगाते हैं। विपक्ष हार से डरा हुआ है, आने वाले चुनाव में हार जाएगा विपक्ष, इसलिए डरा हुआ है। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बिहार में यात्रा निकाली थी, अब बिहार में ये बिल्कुल फेल हुए, क्योंकि आज देश की जनता जागरूक है। देश की जनता को पता है क्या सही है क्या गलत है। जो काम करेगा, जो शुद्धिकरण करेगा वो करेगा। आप ये बताइए, एक निष्पक्ष संस्था है चुनाव आयोग, अब उसको उस पर आरोप लगाना, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वैलिड बताया नहीं बताया? बताया उन्होंने। अगर एक वोट शुद्धिकरण की बात होती, और शुद्धिकरण आज नहीं हो रहा, कांग्रेस के टाइम में भी बहुत बार हुआ है, नेहरू जी के टाइम में हुआ, इंदिरा जी के टाइम में हुआ, राजीव जी के टाइम में हुआ, जब अटल जी का तो तब भी हुआ। ये तो प्रक्रिया है उसका हिस्सा में। आज इनको क्या दिक्कत है? क्योंकि अब जिस तरीके से इन्फ्लिट्रेशन की कार्रवाई हुई, ओपन बॉर्डर की वजह से हुई, किसी वजह से हुई, आज वो बिल्कुल उसको छटनी की जा रही है। और आप अभी हमने कल ही देखा इंसिडेंट, वो थाने में एक व्यक्ति जाता जी मैं बांग्लादेशी हूं, मुझे डिपोर्ट कीजिए। इस तरह के जब इंसिडेंट आते हैं, हाँ एक चीज हो रहा है, हर राजनीतिक पार्टी के एक प्रक्रिया में नहीं, लेकिन फिर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो है सर अनिल जी, वो ये भी तो कह रहे हैं कि भाई इतने सालों से तो आपकी केंद्र में सत्ता है, फिर ये घुसपैठी आए कहां से? मैं लौटूंगी अनिल जी। हर बूथ पे एक व्यक्ति होता है, सत्ता है। 563 चैनल पे बोल रहा हूं। नहीं, ममता बनर्जी वहां पर अलाउ नहीं करने कहता है ना कि भाई केंद्र में भी आपकी सुनिए, सरकार है, ये तो एडमिटेड है ना, आपकी सरकार है, तो अरे कह तो रहा हूं ना, से आ गए सर? नहीं मैं बता रहा हूं। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। आपने सही क्वेश्चन पूछा है, मैं सही क्वेश्चन पूछा है। आज असम में रुका है ना जी, आज जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर है, अब सिर्फ बंगाल से क्यों हो रहा है? आपको क्या देशों से जो फेंसिंग है जो केंद्र सरकार करा रही है, आप क्यों नहीं कराने दे रहे? हम जी बाकी राज्यों में कमी आई है, तो आपके पश्चिम बंगाल में क्यों, क्या दिक्कत है आपको? हम तो कह रहे हैं इसको, पर जहां इनकी सरकार है, क्योंकि ये बैंक मांगते हैं, इनको लगता है अब ये वोट बैंक, आपको जिस तरीके का इनका रुख है, अभी तो इनकी प्रेजेंस है, ऐसा समय आएगा कि कांग्रेस को शायद कोई नाम लेवा भी नहीं होगा, क्योंकि ये अगर देश विरोधी ताकतों के साथ अपने आप को खड़ा करेंगे, अगर देश विरोधी ताकतों के साथ ये खड़ा करेंगे अपने आप को, तो वहां पर आप लोग एसआईआर को लेकर कोई सवाल नहीं करते। वहां आप लोगों के लिए ज्ञानेश कुमार भी सही है, वहां आप लोगों के लिए चुनाव आयोग भी सही है।
लेकिन यहाँ पर अब बिहार में आप लोगों ने देखा, बिहार में आप लोगों ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया, लोगों के बीच में ये मुद्दा बिल्कुल बेअसर रहा, बेनतीजा रहा, लेकिन फिर भी ये मुद्दा संसद में इसको लेकर ऑलरेडी चर्चा चल रही है। फिर रैली करने की क्या जरूरत है? चलिए ठीक है, रैली कर भी रहे हैं तो वो आपका अधिकार है, चुनावी दल का अधिकार है, आप रैली कीजिए, आंदोलन कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। उसमें अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे तो सवाल उल्टे आप ही पर आएंगे सर, हर बार यही होता है। देखिए एक बात बताइए, आप भी भारत की नागरिक हैं, हम भी हैं, और अगर हमने ये सवाल पूछ लिया कि इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट करने के प्रोसेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया, इसमें क्या गलत है? आपको ये प्रक्रिया फेयर लगती है? आपको लगता है कि ये प्रक्रिया बिल्कुल क्लीन और ट्रांसपेरेंट है? नहीं। कैसे ट्रांसपेरेंट हो सकती है? क्योंकि दो लोग सरकार के हैं, एक प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर जो अमित शाह ही होते हैं, और तीसरा एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो आप ये बताइए कि ये प्रक्रिया ठीक कैसे? आप इस बात पे क्यों नहीं सवाल पूछते इनसे? अनिल गुप्ता जी के पास इस बात का जवाब क्यों नहीं है? इनके पास रेटरिक है। एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इसी पर जवाब दीजिएगा, आगे सुन लेते हैं। एक सेकंड आप कंप्लीट तो करने दीजिए मुझे बात। हाँ सुनिए, आप मेरे पास आएंगे 15-20 मिनट बाद, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए आप, क्योंकि वो हिमांशु जी आएंगे। हिमांशु जी तो अनिल गुप्ता जी से ज्यादा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन लग रहे हैं, तो इससे पहले वो बोले तो मैं अपनी अपनी जिम्मेदारी से बैठे हैं सर। वो तो बीजेपी से ज्यादा, वो तो बीजेपी से बात नहीं करता। देख लिया हमने, वो देख लिया था सर, देख लिया था हमने, वो देख लिया था हमने वो। ये देखो कितना बुरा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है इनको। 3 लोग मिलके इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करेंगे। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है। गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। गलत मत बोलिए। अरे यार ये क्या डिबेट हो रहा है? ये क्या डिबेट हो रहा है? इतिहास भूगोल अरे छोड़िए आप, छोड़िए ना। ठीक है हिमांशु जी, ठीक है हिमांशु जी, एक मिनट। ये क्या डिबेट है? हिमांशु जी मैं आपके पास आऊंगी जवाब लेने के लिए, तब आप बोलिएगा अपनी बारी में सर, ठीक है। लेकिन विनय जी आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए कि वो किस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनको जो विश्लेषण लग रहा है वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं सर। वो वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार है, अपना आकलन, अपना विश्लेषण रख रहे हैं सर। देखिए बहुत वरिष्ठ है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन वो साफ दिख रहा है कि उनकी नहीं ठीक है। आप अपने सवाल कीजिएगा सर, आपको आपकी 3 बिंदु है ना, उनको रखिए बस। ठीक है, एक ये कह रहे हैं कि एक तो पता है नहीं इनको, कह रहे हैं संविधान में ये लिखा है कि 2 बीजेपी के लोग जो सरकार के लोग और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुनेंगे। पता है नहीं इनको कोई सर, नहीं लिखा है वो सर, नहीं लिखा है वो। अरे ये क्या है भाई, तब भी ये कोई तरीका नहीं डिबेट करने का। जवाब दीजिए, अनिल चावला को कौन लाया था? ए भाई ये तरीका आप सुन लीजिए पहले। हुआ था, आप क्या बात करते हो? फायदा नहीं डिबेट करने का। लोकशाही का पता लगाइए पहले। लोकशाही भाई साहब आप मुझे पहले बोलने देंगे तो ना, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, नहीं होता। संविधान में नहीं लिखा है, तो आपके राहुल संविधान में नहीं लिखा। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। ये देखो बीजेपी के प्रवक्ता फिर बाहर आ गए। देखिए फिर बीजेपी के प्रवक्ता बाहर आ गए। आपको समझ में नहीं आता, आप लोग 30 से 16 हो गए, 30 से 16 हो गए। आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? आप सच सुनना क्यों नहीं चाह रहे हैं? अरे आप नहीं सुन रहे, इसी वजह से आपको सच क्यों नहीं सुनना चाह रहा? आपसे हजम क्यों नहीं हो रहा? यही है, ये आपसे हजम क्यों नहीं हो रहा? सच हम पत्रकारिता की भाषा में, ये पत्रकारिता नहीं है, बेल्ट डाउन कहते हैं। और ये ठीक है विनय जी और हिमांशु जी प्लीज सर, आपको ले डूबेगा। ठीक है हिमांशु जी, ठीक है 1 मिनट सुन लीजिए, पत्रकारिता नहीं है। फिर मैं आपके पास आऊंगी, आपको पूरा समय दूंगी, आप फिर बोलिएगा सर प्लीज। सर समय काफी कम रह गया है सर, प्लीज। समय तो सारा बोल चुके हैं वो, फिर वो बीच में मुझे बोलेंगे, मैं कुछ बोलूंगा फिर बीच में बोलेंगे। फिर आप ये मत बोलिए ना विनय जी कि वो कौन सी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, किसी के स्पोक्स पर्सन नहीं है वो। आपको पता है कि वो किस पद पर बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको वो अपना आकलन रख रहे हैं बस। ये नहीं होता है कि आपसे सवाल कर लिया तो फिर वो बीजेपी के हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता। सवाल नहीं कर रहे हैं सिर्फ सर, मैं भी अगर आप लोगों से सवाल कर लूंगी तो आप तो मुझे भी बोल देंगे कि मैं यहाँ पर चंदा लेकर मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि सरकार के 2 लोग होंगे और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। संविधान में ये लिखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, एक सरकार का इंसान होगा और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। ये संविधान में लिखा था, जो इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये क्यों नहीं बोल रहे इस बात को? 2 सरकार के लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा? इनको पता है नहीं, बोले जा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता बनकर। नंबर 2 दूसरी बात फिर से बोल रहा हूं मैं आपको,
अरे प्लीज चलाइए मत सर, प्लीज सर ऐसे चर्चा नहीं हो पाती है सर। आपने पूरी बात कह दी विनय जी और फिर लास्ट में फिर बोल दिया आपने। वो पार्टी में हो, मैंने आपको सर चेतावनी भी दी थी, मैंने आपको बोला भी था सर। नहीं ठीक है छोड़िए सर, ठीक है छोड़िए। आप हाइपर हुई है विनय जी, ठीक है विनय जी, बीजेपी कह रही है कि अब कांग्रेस जो है वो माओवादी मुस्लिम लीग की माओवादी पार्टी बन गई है, मतलब कांग्रेस को अब ये दर्जा दिया है बीजेपी तो ने। कांग्रेस जब ज्ञानेश कुमार से या इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछती है तो कांग्रेस को माओवादी बताया जाता है, लेकिन कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब नहीं मिल रहा कांग्रेस को। माओवादी बुला लो, यहाँ पे गालियां देते हैं मुझे, ये बोल लो, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। दूसरी बात, एक तो आपने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन के प्रोसेस पे जवाब नहीं दिया। नंबर 2, ठीक है, हमने बोला कि आपने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं बना सकते, इस पे कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम माओवादी हैं, लेकिन इस बात का आपको जवाब नहीं देना। तीसरी बात, ये लॉ क्यों लाया गया कि 35 दिन के अंदर सारी सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाएगी, क्यों लॉ लाया गया? ये क्या छुपा रहे हैं आप हमारे को 1 करोड़ वोट उठा के दे देते हैं और बोलते हैं कि आप इसमें से हमें प्रूफ ला के दीजिए, उसमें 35 दिन लगते हैं, 40 दिन लगते हैं, लेकिन तब तक सीसीटीवी फुटेज गायब है। इनमें से किसी चीज पे जवाब नहीं है, लेकिन हम माओवादी हैं। हाँ, कांग्रेस माओवादी है, वंदे मातरम पे 10 घंटे डिबेट करते हैं, लेकिन इन चीजों पे हम कोई जवाब नहीं। ठीक है, अब बोलेंगे हिमांशु जी। और प्लीज विनय जी, मैं आपसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा, समय काफी कम है, मैं चाहती हूँ कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए। हिमांशु जी, चोरी की बात कर रहा है ना, जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं उनको 1990-95 का वो बिहार का इलेक्शन याद करवाना पड़ेगा कि जहां पर गोली के दम पे वोट लगते थे। आज भी पश्चिम बंगाल के अंदर आज क्या हो रहा है, आज बताइए। इन्हीं के नेहरू से मत शुरू हुई है। कोलकाता के बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स में, तो विनय जी, जब आप ये चाहते हैं कि कोई नेहरू से शुरू ना करे तो फिर आप भी आज की बात कर लीजिए। विनय नहीं है मेरा नाम, शिवम भगत नाम है। हाँ, विनय जी ठीक है, शिवम जी का वोट, हाँ शिवम जी, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। हाँ शिवम जी, आप नेहरू, आप कह रहे हैं कि नेहरू के नाम से जिक्र मत कीजिए, फिर आप बीजेपी भी यही कहेगी, सामने वाला भी यही कहेगा ना कि आप भी नेहरू के नाम से शुरू मत कीजिए। आप भी वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला जिक्र मत कीजिए, आप भी आज की बात कीजिए। फिर मनीषा जी, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ और आज की बातों के मुझे सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ आज का जवाब। ये कौन है भाई? ये आप शूट एंड स्कूट करके एक रैली, आप मत बनिए बीजेपी के प्रवक्ता, मत अपने आप को भारतीय लोकतंत्र में बात करने का कोई आप अपने आप को और मत एक्सपोज करिए। वो बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए आप प्लीज। आप मत एक्सपोज करिए अपने आप को। आपका वक्त खत्म हो गया है। ठीक है, फाइनल कमेंट। ठीक है, फाइनल कमेंट शिवम जी, ठीक है शिवम जी से कोई वोट नहीं डालता। ठीक है हिमांशु जी, ठीक है सर। ये एसआईआर पर, वोट चोरी पर ये चर्चा नहीं थी, ये चर्चा थी कि कब तक राजनीतिक बयानबाजियों के बीच में इस तरीके से पीएम की कुर्सी की, मैं नहीं जानती हूँ कि पीएम की कुर्सी पर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। आप प्रधानमंत्री की गरिमा रखेंगे, उस चेयर की आप रिस्पेक्ट करेंगे, उस पद की आप गरिमा करेंगे, बस इतना तो देश उम्मीद कर सकता है विपक्ष से। बिल्कुल रखना चाहिए। प्रधानमंत्री के पद की भी और हर पद की, हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की इज्जत होनी चाहिए। तो क्यों नहीं और की किसी के ऊपर कोई बयानबाजी नहीं, क्यों नहीं की जाती है फिर? मैं तो शुरू से आपको कह रहा हूँ, खंडन करता हूँ मैं इस बात का, और इस बात बिल्कुल इसको खराज करता हूँ। जिन लोगों ने बोला है बहुत गलत बात है, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इस बात से आप मुद्दे को मत भटकाइए। आप मतलब जनरल बात कर रहा हूँ, आपका नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ जनरली मुद्दे, इस बात के ऊपर मुद्दा गायब नहीं होना चाहिए। असली मुद्दा कुछ कई कार्यकर्ताओं ने बोला, हम कह रहे हैं गलत करा। किसी भी प्रधानमंत्री के ऊपर होए, चाहे गृह मंत्री भी होए, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, किसी पे कोई गलत जवाब टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम असली मुद्दे से ना भटके तो वो अच्छा रहे। सर असली मुद्दा तो सदन में भी चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा हो रही है, देश वहां पर भी सुनता ही है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप रैली करते हैं और रैली का माध्यम ये बनाते हैं कि ठीक है आप एक नैरेटिव सेट करेंगे, उसमें सेल्फ गोल होते हैं। जब आपसे सवाल किए जाते हैं तो फिर आप घूम फिर कर ज्ञानेश कुमार और फिर चुनाव आयोग पर आ जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शिवम भगत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े, और विनय सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।